हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 2930 के बारे में, और हम थोड़ा सा रिट्स के बारे में भी देखेंगे जो कि 32 में दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आर्टिकल बेयर एक्ट में लिखा है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि आर्टिकल 29 का एक, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेषता, भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अभी हम बेयर एक्ट का पढ़ रहे हैं, फिर हम भी अभी आपको समझाएंगे। फिर आर्टिकल 29 का 2 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। पहली बात, यहाँ शब्द जो अल्पसंख्यक आपने देखा, अभी हमने बोला कि यूज हो रहा है, लेकिन प्रावधान किसी भी नागरिक के लिए हैं, फिर चाहे वो नागरिक अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। संस्कृति और सभ्यता में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है? सभ्यता मनुष्यों के द्वारा निर्मित की जाती है। जो भौतिक उपलब्धियां हैं हम उनको सिविलाइजेशन में रखते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, बंदरगाह, पोर्ट, सड़क और मशीन, परिवहन के ढेर सारे साधन। तो ये सभी सभ्यता की निशानी है। सभ्यता बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। संस्कृति का मतलब है हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारे उद्देश्य, जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका क्या है, गीत, संगीत, नृत्य आदि। इसमें वो हर एक चीज़ जो हमारे विश्वास, आस्था, विचारों इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या बताया? भौतिक क्या हो गया? सभ्यता। भौतिक सोच, अमूर्त, ये सब क्या होते हैं? संस्कृति। जैसे हमारा खान पान का तरीका, कोई वेज, कोई नॉन वेज, वेशभूषा, शर्ट पैंट, ये सब क्या है? हमारी सभ्यता हो गई। तो लेकिन हम क्यों पहन रहे हैं, ये चीज़ हमारी संस्कृति के अंदर आपकी पहचान बताता है। इसको आप पहनते हैं तो जैसे जनेऊ, 5 वक्त की नमाज और धोती कुर्ता कुछ लोग पहनते हैं, ये सब संस्कृति है हमारी। भाषा किसी की हरियाणवी है, मतलब सभी कुछ ना कुछ अपना बोले, पहचान, भाषा, ये सब क्या हमारी संस्कृति है। तो बहुसंख्यक तो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को संस्कृति का सुरक्षित रहना थोड़ा सा खतरा उनमें रहता है। जैसे स्कूल कॉलेज में बहुसंख्यकों की भाषा में स्टडी होगी, ना कि अल्पसंख्यकों की। जैसे तमिलनाडु में तमिल, यूपी में हिंदी, पंजाबी गुरुमुखी लिपि है, इंग्लिश जो है रोमन है, हिंदी देवनागरी है। तो आर्टिकल 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति, खान पान इत्यादि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ये बातें हैं, समझ में आपको? आर्टिकल 30 बेयर एक्ट में लिखा है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षण संस्थान सरकार और निजी क्षेत्रों के द्वारा भी खोले जाते हैं, आपको पता है। इनका उद्देश्य बेहतर शिक्षा देना और आज के भौतिक जीवन में सफल बना, मतलब आज के भौतिक जीवन में सफल बना यानी रोजगार परक बनाना, उनके कौशल का विकास करना, उनके धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखना शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का अपने तरीके की शिक्षा फैलाने का अधिकार दिया गया है, जैसे मदरसा में कुरान या की आयतें पढ़ना, फारसी, अरबी, पंजाबी, वैदिक स्कूलों को संस्कृत, इनका उद्देश्य ही अपनी भाषा आदि को सुरक्षित रखना है। जामिया मिलिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेंट स्टेफन जोवियर, ये सब चीज़ें सुना होगा। इनका पर्पज शिक्षा तो देना है ही, साथ ही संस्कृति को भी संरक्षित करना है। फिर आर्टिकल 30 में क्या लिखा है, बेयर एक्ट में क्या लिखा है, मैं वो थोड़ा पढ़ती हूँ। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। का में क्या लिखा है? 30 के 1 के का में क्या लिखा है? ऊपर लिखित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य आयोजन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के आयोजन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत ना हो जाए। मतलब एक तो आपको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने का कार्य दे दिया है, लेकिन इन ज़मीन को, यानी कि जिससे शिक्षण संस्थानों की जो ज़मीन को अगर सरकार अधिग्रहित करना चाहती है तो क्या सरकार मतलब कर सकती है ऐसा? तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बदले में आपको उपयुक्त रकम देगी, फिलहाल बाजार की दर पर दी जाती है, ऐसा सीन है। बेयर एक्ट में क्या लिखा है? आर्टिकल 30 के 2 में लिखा है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा
संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक के प्रबंध में है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको कि संस्कृति व शैक्षिक अधिकार। देखिए आर्टिकल 29 में क्या लिखा है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, जिसका ए पार्ट कहता है 29 का, ये कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट कहता है बी कि राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, ठीक है ना, इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया। धर्म, ध्यान रहे, धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, ठीक है ना, वंचित नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 30 क्या कहता है, धर्म या भाषा के आधार पर, 30 का ए मतलब धर्म या भाषा के आधार पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है ना। फिर इसका मतलब क्या है कि संपत्ति के अनिवार्य अर्जन की स्थिति में क्षतिपूर्ति का अधिकार। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, शिक्षण संस्थानों को सहायता देने के दौरान धर्म का भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसमें नोट करके आप लिख सकते हैं कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। अगर कभी पूछ लिया जाए, मान के चलो यूपीएससी उसमें पे दे देती स्टेटमेंट में कि अल्पसंख्यक की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई, तो आप खट से 29-30 समझ के ना लगा दीजिएगा कि वहाँ तो अधिकार दिया तो परिभाषा भी दी होगी, ना, ऐसा नहीं है, इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है। इसी तरीके से पता है ना कि बजट शब्द का भी यूज नहीं किया गया है अपने उसमें संविधान में, बल्कि आय व्यय का लेखा जोखा इस टाइप का वर्ड यूज़ किया गया है। 112 में है वैसे, अगर आपको पता हो। और फिर दूसरा इसमें क्या है कि टीएमए पाई फाउंडेशनवाद में न्यायालय ने कहा कि धार्मिक और भाषाई आधार पर 2 प्रकार के अल्पसंख्यक देखे जाते हैं। इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग राज्यों के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। ऐसी बातें हैं, ठीक है ना। इसमें न्यायालय ने कहा कि जिन भी राज्यों में किसी धार्मिक समुदाय की आबादी या भाषाई समुदाय की आबादी 50% से कम होगी, वे उस राज्य में धार्मिक या भाषाई रूप में अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। बस समझ में आई ना, न्यायालय ने कहा 50% से कम जहाँ होगी वे उस राज्य में धार्मिक या भाषाई रूप में अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार है। स्थापित करने का मतलब है आप किसी भी शिक्षण संस्थान में उसको अस्तित्व में ला सकते हैं, मतलब आप शिक्षण संस्थान को ओपन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रशासित करने का मतलब है कि कॉलेज का पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, उस कॉलेज की फीस क्या होगी, किस स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा, या प्रशासन का सामान्य सा अर्थ होता है, मतलब ये सब चीज़ें। लेकिन जब यहाँ प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है तो क्या उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं? क्योंकि अगर हम प्रशासित करने के अधिकार में ये कह रहे हैं कि ये शिक्षण संस्थान शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हो सकता है कि जो अन्य विद्यालयों में शिक्षकों की योग्यताएं हैं उसके साथ समझौता करके किसी को भी शिक्षक बना दिया जाए, पाठ्यक्रम अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया जाए। क्या प्रशासित करने के अधिकार में हर एक चीज़ को प्रशासित करने का अधिकार है, या कुछ कुछ चीज़ों के लिए अधिकार दिए गए? इनमें से न्यायालय में स्पष्टता दी, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज वाद में कहा गया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के 50% सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, ठीक है ना। टीएमए पाई फाउंडेशन में कहा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में प्रशासन के लिए स्वतंत्र हैं, एक तो राज्य से सहायता प्राप्त और दूसरा बिना सहायता प्राप्त। लेकिन मतलब इसमें कहा गया कि लेकिन राज्य से सहायता प्राप्त संस्थानों में राज्य पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदंड और न्यूनतम अर्हता के संबंध में निर्देश दे सकते हैं, अगर वो राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान है तो। वहीं गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी संविदा कानून, श्रम कानून और करारोपण के नियम भी मतलब इसमें लागू होंगे। अब आप एक नोट करके लिख लीजिए चाहे तो, केंद्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो 6 धार्मिक समुदाय कौन कौन हो गए? मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ठीक है ना। ये हो गया, ध्यान कर लीजिए, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, इनको दर्जा दिया गया का। अब एक क्वेश्चन है, आप चाहे तो लिख लें, अगर इच्छा हो, ना इच्छा हो तो लेक्चर ही सुन लीजिए। जो भी सुन रहे हो, पता नहीं कितने लोग सुनते हैं, क्या है, चलो देखो, अच्छा देखते हैं।
क्या अनुसूचित जातियों के लिए आयोग द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण का परिवर्तन करा सकता है? तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना होता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था कर सकता है या नहीं। ठीक है ना। इसके लिए पहली क्लैरिटी तो होनी चाहिए, क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान होता है या नहीं। जवाब है नहीं होता। किसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान एक्चुअल में नहीं। ठीक है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनाए जाते हैं, आरक्षण अल्पसंख्यक समुदायों को दिया जाता है। सेंट स्टीफन कॉलेज में बोला गया कि 50% तक आरक्षण अल्पसंख्यक समुदायों को दे दिया जाएगा, तो बाकी के लोगों को आरक्षण कहाँ से मिलेगा। तो अब यह सवाल है कि क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऐसा कर सकती है या नहीं। अब मांग क्यों उठी इसकी पहले तो हमें ये देखना चाहिए। तो पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय नेताओं ने और जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ने नोटिस किया कि जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं वो इमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखे जाते हैं, यानी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जहाँ से बेहतर करियर लोगों को मिल सकता है, और ये हर जगह बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया हो, या फिर सेंट स्टीफन कॉलेज हो, सेंट जोवियर कॉलेज हो। यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे में यह माना गया कि जो अनुसूचित जाति हैं अगर ये भी इन शिक्षण संस्थानों से लाभ लें, क्योंकि ये जहाँ जहाँ पर है वहाँ ये अनुसूचित जाति लोग इनका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो अनुसूचित जातियों की शैक्षिक स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है इससे। इनका तर्क ये भी था कि चूंकि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए SC ST को आरक्षण देने की बात की गई है, तो इनको भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में इसमें जो है शामिल होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक समस्या क्या है कि आर्टिकल 15 का 5 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ये प्रावधान सभी शिक्षण संस्थानों चाहे सरकारी हो निजी हो लागू हैं, लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके दायरे में नहीं आते हैं। अगर आपको ध्यान हो, पढ़ाया था हमने, जब प्री वाला डिस्कस कर रहे थे तब पढ़ा होगा अच्छे से, तो जरूर याद होगा। दायरे में नहीं आते हैं, तो पहले ही संवैधानिक रूप में ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल किया ही नहीं गया है, तो इसलिए कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात, अनुच्छेद 30 जब खुद गारंटी दे रहा है कि वो अपने तरीके से प्रशासित कर सकता है अपने शिक्षण संस्थान को, तो कोई आयोग उनको निर्देश नहीं दे सकता है। तीसरी बात ये भी है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एक सलाहकारी आयोग है, ये कुछ भी इन्फोर्स तो कर ही नहीं सकता है, उसके पास कोई बाध्यता तो है ही नहीं, उसके पास बल नहीं है, मतलब कुछ फोर्स नहीं कर सकता। आप ये समझ लीजिए बस सलाहकारी निकाय नहीं जैसे होते हैं वो है। चौथा, अगर विश्लेषण करने के उद्देश्य से हम समझें तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पहले से ही 50% लगभग आरक्षण है, तो अगर 50% से अधिक आरक्षण करते हैं तो हम अनारक्षित वर्ग के साथ गलत कर रहे हैं, यानी योग्यता के साथ समझौता किया जाएगा, जबकि हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण देते समय योग्यता और सामाजिक न्याय के तालमेल को बनाने की आवश्यकता है। तो मतलब अनुसूचित जाति आयोग है उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है। तो हम थोड़ा सा लिखने के उससे देख लेते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि मांग आखिरकार क्यों उठी, तो आप लिख सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्रायः प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के रूप में। फिर क्या, संवैधानिक रूप में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 के 5 के तहत शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार है, जो अल्पसंख्यक समूहों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण मिलने से शिक्षण संस्थानों में योग्यता और सामाजिक न्याय के मध्य संतुलन रहता है, क्योंकि इन संस्थानों में जो है देखना चाहिए, क्योंकि इन संस्थानों में अल्पसंख्यक समूहों के लिए पहले से ही आरक्षण की सुविधा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या मैंने बताया कि सलाहकारी निकाय है जो बाध्यकारी रूप में ऐसा नहीं कर सकती है। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की बात करेंगे। 31 हमने बता दिया था, अब नहीं है, जो हमने इससे मेन से रिलेटेड टॉपिक इसमें कुछ नहीं है 31 के बारे में, तो हम 32 के बारे में देखेंगे। 32 में लिखा है, इसमें पहले जो इसमें लिखा है वो पढ़ के सुना देते हैं।
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिए गए हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में समावेदन करने का अधिकार होगा। समावेदन का मतलब हो गया अपील करने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 32 का मतलब क्या है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है। यानी अगर आपके पास अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर उसे उन्हें लागू कराने के लिए आर्टिकल 32 के जरिए आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट का मतलब हो गया जिस साधन से हम अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं वो रिट, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रिट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट ऑर्डर भी वो कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना आपकी? इन सब को डायरेक्ट ऑर्डर मतलब आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। फिर थर्ड में कहा गया है कि इसमें लिखा है बैरक में, उच्चतम न्यायालय को खंडों के प्रदत्त प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंडों के अधीन किन्हीं भी शक्तियों का अन्य न्यायालयों के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा। इसका मतलब क्या समझ लीजिए, ये तो बेयर एक्ट का है, आप इसको बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं। तो ये लिखा है इसमें कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने या आदेश निर्देश देने की शक्ति दी गई है। अगर संसद चाहे तो यही शक्ति यानी मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने की यही शक्ति संसद किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है कानून बनाकर। तो यह अधिकार संसद को मिला हुआ है। बात समझ में आई ना? फिर इसमें लिखा है कि चौथे में लिखा है कि सिवाय इसके अनुच्छेद के प्रत्ययभूत अधिकार निलंबित नहीं, मतलब कि 32 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं ये सामान्य परिस्थितियों में निलंबित नहीं किए जाते हैं। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशन हो तो ही निलंबित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। फिर 32 का क्या कहता है और जो है 33 क्या कहता है, तो हम थोड़ा सा पढ़ के उसमें बेयर एक्ट में आप चाहे पढ़ लीजिएगा जो भी लिखा है, हम अपना थोड़ा बताते हैं आपको। देखिए मतलब क्या है आर्टिकल 32 के का ये एक मतलब है कि 1977 के पहले हमारे यहाँ प्रावधान था कि केंद्र सरकार के कानून उचित हैं या अनुचित हैं, संवैधानिक हैं या असंवैधानिक हैं, इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता था। अगर राज्य सरकार के बनाए हुए कानून संवैधानिक हैं या नहीं, इसका निर्धारण उच्च न्यायालय करता था। लेकिन 1977 के बाद यह स्थिति बदल चुकी थी। अब की स्थिति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के कानून, राज्य के कानून दोनों के संवैधानिकता का परीक्षण कर सकती है। ठीक इसी तरीके से उच्च न्यायालय के द्वारा भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कानून की संवैधानिकता का परीक्षण किया जा सकता है। पिछले साल इस पर आधारित एक प्रश्न भी पूछा गया था और लोगों ने इस क्वेश्चन को मुश्किल माना क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। तो क्या बताया जाए, यह प्रावधान निश्चित कर दिया गया है तो अब यह संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए किताबों में इसको जगह नहीं दी गई है, लेकिन प्रावधान एग्जिस्ट करता है तो पता होना चाहिए था आप लोगों को। क्वेश्चन क्या था कि क्या उच्च हाईकोर्ट के द्वारा केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट के द्वारा अब किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता था। आर्टिकल 32 के तहत है ऐसा। अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। अभी मैं इसे समझाऊंगी, बहुत बेहतरीन अच्छा लगने वाला है आप लोगों को अगर पढ़ लेंगे तो। अनुच्छेद 32 का 1 कहता है, यानी कि 32 का 1 कहता है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। और 32 का 2 क्या कहता है, इसके तहत 32 के 1 में क्या कहा है कि मूल अधिकारों को आप लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। 32 का 2 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन के लिए आदेश निर्देश या फिर रिट जारी कर सकती है। और 32 के 3 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को भी ऐसी शक्ति प्रदान की जा सकती है और ये समान परिस्थितियों में निलंबित नहीं होंगे। अब बात करते हैं रिट जारी करने की शक्ति। तो ये ऐसा उपकरण है जिसके जरिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। संविधान में 5 रिट का प्रावधान है, तो हम 5 रिट के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए कई बार हमारे जो एफआर हैं, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट है, आप समझ लीजिएगा, पूरा नहीं बोलेंगे। कई बार जो हमारे एफआर का उल्लंघन तब होता है जब
कार्यपालिका के द्वारा गलत तरीके से हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में पढ़ा रही हूँ। यानी बिना किसी कानून के अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हमारे जीवन के अधिकार या दैहिक स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी यहाँ बिना किसी कानून के गिरफ्तार कर रहा है तो यह आर्टिकल 21 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ठीक इसी तरीके से अनुच्छेद 22 हमें यह अधिकार देता है कि यदि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है तो हमें वकील रखने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 22 में कारण जानने का अधिकार होना चाहिए और 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित होने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 22 ये चीज़ कहता है। लेकिन यदि हमें गिरफ्तार किया गया है और यह अधिकार हमको नहीं दिए गए हैं, यानी हमको अपने वकील से बातचीत करने का अधिकार नहीं रहती, या 3-4 दिन हो गए हैं अभी तक हमें न्यायालय के सामने ही नहीं प्रस्तुत किया गया है, तो यह संवैधानिक रूप में गैर कानूनी है और असंवैधानिक भी है, क्योंकि यह हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम सर्वोच्च न्यायालय में अपने फंडामेंटल राइट्स की बहाली के लिए रिट के जरिए पहुंच सकते हैं। और इसके लिए जिस रिट का इस्तेमाल करेंगे उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसका ध्यान रहे, कभी कभी हैबियस कॉर्पस मतलब इस देवनागरी में लिपि में ही लिख के आ जाता है, हिंदी में ही इस तरीके से लिख के आ जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और हैबियस कॉर्पस दोनों याद रखिए, ठीक है ना। यानी कि अवैध रूप में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। और आर्टिकल 21 एंड 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यह हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के लिए इम्पोर्टेंट रिट है। लेकिन न्यायपालिका ने इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को और स्पष्टता दी। उनका कहना है कि केवल कार्यपालिका यानी पुलिस के द्वारा अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में केवल उसे ही संरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि कई बार यह भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डिटेन या नज़रबंद कर लेता है या अपने पास रखता है। जैसे बंधुआ मजदूरी हमारे यहाँ बहुत की जाती थी। अब ज़बरदस्ती हम किसी को अपने यहाँ रख रहे हैं और ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, उसको बाहर कहीं भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो यह मूल अधिकारों का उल्लंघन है या उसके जीवन की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। बट इलीगली किसी व्यक्ति ने उसको डिटेन करके अपने पास रखा है, तो वह व्यक्ति जिसको इलीगल डिटेन किया गया है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी तरीके से न्यायालय में पहुंच जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करेगा और कहेगा कि व्यक्ति के द्वारा हमें गलत तरीके से डिटेन किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो आप कार्यपालिका के खिलाफ भी न्यायालय में जा सकते हैं और किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने आपको गलत तरीके से डिटेन किया है, गलत तरीके से निरुद्ध किया है, उसके खिलाफ भी आप जो है जा सकते हैं। तो आप जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या बताएंगे? सशरीर उपस्थित रहना। क्यों जारी होती है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक है। कब जारी की जाती है? अवैध गिरफ्तारी या निरुद्धि के स्थिति में जारी की जाती है। किसके विरुद्ध जारी होती है? लोक प्राधिकारी या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है। इसका अपवाद एक है, यदि न्यायालय द्वारा ही गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो तब यह आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है, जैसे विदेशी व्यक्ति, उच्च न्यायालय, ये रिट जारी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब बात आती है परमादेश, यानी कि मैंडमस किसको कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ पहले तो आप समझ लीजिए होता है हम आदेश देते हैं। अब इसको आगे थोड़ा सा समझते हैं। तो यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन। कैसे वो देखते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें किसी ने चोट पहुंचाई और या दुर्व्यवहार या गलत तरीके से प्रॉपर्टी चोरी कर ली, तो पुलिस थाने जाकर हम FIR हम कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी मेरी FIR ही नहीं लिख रहे हैं बल्कि भगा दे रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, एक तो समानता के अधिकार का उल्लंघन किया, मतलब उसका लिखा जा रहा है कि मेरा FIR क्यों नहीं लिखा जा रहा है, अगले का लिखा जा रहा है। दूसरा मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का, जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। हमारी संपत्ति भी चुराई जा रही है और यहाँ कुछ काम करने से रोका जा रहा है। कोई भी रीज़न होगा तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, लेकिन इसका मूल कारण पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही न किया जाना है। यदि किसी का मतलब आपको पेंशन मिलना है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में जाकर हम यह कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय कमांड देता है पब्लिक अथॉरिटी को कि हम आदेश देते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि तुम्हारे ऐसे ना करने से उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये क्यों और कब जारी की जाती है? लोक अधिकारी द्वारा अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है, तब ये रिट जारी की जाती है। किसके विरुद्ध जारी की जाती है? लोक प्राधिकारी के विरुद्ध।
तो ध्यान रहे, एक चीज़ आप नोट करके लिख सकते हैं, जो ये मैंडमस है यानी कि जो परमादेश है, ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। नोट करके आप लिख लीजिए। अब एक आता है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर हमने परमादेश देखा। अब तीसरा है हमारा जो है प्रतिषेध, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मना करना। सभी न्यायालयों की अधिकारिता अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो अधिकार न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को है वही उच्च न्यायालय अधीनस्थ को भी है। अधीनस्थ न्यायालयों को भी कई कैटेगरी हैं, जैसे सत्य न्यायालय को मृत्युदंड देने का अधिकार है, लेकिन मुंसिफ न्यायालय को उनको 3 साल से अधिक सजा देने का अधिकार ही नहीं है। अलग अलग न्यायाधीशों के पास अलग अलग तरीके की अधिकारिता है। कई बार ये देखा जाता है कि जब कोई मामला अब अदालत में आता है तो कोई न्यायाधीश ऐसे मामलों को भी एक्सेप्ट कर लेता है जो उसकी अधिकारिता में आता ही नहीं है, इसलिए उसे मतलब सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। कई बार ऐसा हो जाता है, तो ऐसे केस में जो उपयुक्त धाराएं लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाती हैं, तो न्यायालय का बड़ा गंभीर सा उल्लंघन के रूप में देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो इन न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर काम करने से रोका जा सकता है या मना किया जा सकता है। यह स्थिति 2 रूपों में हो सकती है। पहला क्या है कि जैसे हम अगर किसी मामले को लेकर अभी अधीनस्थ न्यायालय में जा रहे हैं, तो मेरे मामले में अभी उस अधीनस्थ न्यायालय ने सुना ही नहीं है, उस पर कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, तो बस मैं यहाँ केवल याचिका मतलब प्रस्तुत कर पाई हूँ। दूसरा क्या है, याचिका पर सुनवाई भी शुरू हो गई है, उस पर निर्णय भी आ गया है। तो प्रतिषेध का मतलब है याचिका पर सुनवाई होने के पहले ही मना करना। ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए, पहले ही मना किया जाना। दूसरी स्थिति में जो मैंने अभी बताया कि सुनवाई शुरू हो गई, निर्णय भी आ गया, उसमें जो है ये हमारी जो प्रतिषेध है ये नहीं जारी होगी, फिर हमारी उत्प्रेषण जारी होगी। सर्टेरी आगे हम आगे पढ़ाएंगे। तो उत्प्रेषण का रिट में क्या है कि इसमें निर्णय देगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त या अपने पास मंगाकर सुनवाई करेगा, इसमें ये निर्णय दिया गया। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है तो उसके लिए उपयुक्त न्यायालय के पास मामला भेज दिया जाएगा। तो मैंने बताया कि जो हमारा प्रतिषेध है, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं, जिसको क्यों जारी होता है, अधीनस्थ या निम्नतम अदालतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने की स्थिति में जारी होता है। किसके विरुद्ध जारी होता है, न्यायालय, न्यायालय के विरुद्ध, न्यायालय और अधिकरण न्यायालय के विरुद्ध मतलब कहा जा सकता है। उपचार क्या है, ऐसी अदालत, और ये उपचार क्या है इसका कि ऐसी अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करने से रोका जा सकता है। अब चौथा बात करते हैं उत्प्रेषण यानी कि सर्टिफिकेट क्या है। तो शाब्दिक अर्थ है इसका प्रमाणित या सर्टिफाई करना। क्यों जारी किया जाता है, अधीनस्थ या निम्नतम न्यायालयों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने की स्थिति में सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा भी इसे जारी किया जाता है। इसके विरुद्ध न्यायालयों या अधिकरणों और सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध। उपचार क्या है इसका, ऐसे निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है या अपने पास मंगा लिया जाता है, और उपयुक्त जहाँ भी जाना चाहिए था उसके पास भेजा जा सकता है, या अपने पास भी रख सकता है, अपना जो इसका निर्णय है वो दे सकता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे पांचवी हमारी। पहले तो एक डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए, प्रतिषेध मैंने क्या बताया, निर्णय आने के पहले रोक है, और जबकि उत्प्रेषण में निर्णय के बाद रोक है। प्रतिषेध में क्या है कि निवारक उपाय दिए गए हैं, ठीक है ना, निवारक उपाय आने के पहले दिए गए हैं ना। उत्प्रेषण में क्या, उपचारात्मक यानी कि कांड होने के बाद। प्रतिषेध क्या है, निष्क्रिय धारणा है, और जबकि उत्प्रेषण क्या है, सक्रिय धारणा है। अधिकार पक्षा क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस प्राधिकार से। माना कि किसी ने मतलब कोई मतलब हाईकोर्ट गया आगे, मतलब उस डिग्री उसके पास फर्जी लेकर के, तो वो सरकारी टीचर लेकिन बन गया है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। किसी ने हाई स्कूल किया, इंटर किया, और सरकारी डिग्री लेकर के मतलब फर्जी डिग्री लेकर के टीचर बन गया, तो बाद में पता लेकिन चल जाता है कि अवैध है, तो सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा कि आप किस प्राधिकार से इस पद पर हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा। कब कब, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करता है तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का आखिरकार महत्व क्या है। तो मूल अधिकारों को प्रभावी और क्या है, व्यवहारिक बनाना। लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों का संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना।
और ठीक है ना। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार संविधान में एक मूल अधिकार है। तीसरा क्या है कि 32 के माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से या आर्टिकल 32 के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। फिर 32 में और क्या कहा गया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध इसमें संरक्षण हमको प्राप्त है। अब 32 मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, अब थोड़ा 31 के बारे में बात करते हैं। 31 मैंने छोड़ा था बीच में, तो 31 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 31 क्या है, बेयर एक्ट में लिखा है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन संविधान के 44वें 1978 एक्ट के तहत इसको निश्चित किया गया। तो देखिए पहले यह नियम कहाँ, मतलब इसमें कहा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति को धारण और अर्जित करने का अधिकार दिया गया था, जो कि फंडामेंटल राइट था। क्वेश्चन ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी हमें क्यों दिया गया था। देखिए, क्योंकि अंग्रेजों के शासन काल में तो प्रॉपर्टी रखने का ही अधिकार हम लोगों के पास नहीं था। एक तरीके से अंग्रेज जिस भी प्रॉपर्टी को चाहते थे अक्वायर कर लेते थे, यानी सरकार जिसे चाहती थी वो संपत्ति अपने हित के लिए अक्वायर कर लेती थी, तो लोगों के हित प्रभावित होते थे। यह हमारा औपनिवेशिक अनुभव था। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो कहा गया कि सभी लोगों को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए, और इसलिए यह उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट का मतलब हुआ कि जब आपकी संपत्ति आपकी है तो सरकार या कोई व्यक्ति उसको छीन नहीं सकता है। लेकिन अब समस्या ये थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमने देखा कि हमारे यहाँ बड़ी विषमता देखी जाती थी। अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा थी। खासकर जो हमारे यहाँ ज़मींदारी व्यवस्था थी वो सबसे घातक थी, क्योंकि ज़मींदारों के पास पूरे गांव की ज़मीन हुआ करती थी और उनके खेतों पर काम करने वाला किसी के पास ज़मीन ही नहीं होती थी। तो ज़मीन का आसमान मतलब आसमान नहीं मतलब असमान, यानी कि समान वितरण नहीं था। तो और नए देश के विकास के लिए समानता जरूरी होती है। तो ज़मींदारी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और नियम लाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कितनी अपने पास ज़मीन रख सकता है, और बची हुई जो ज़मीन है उस व्यक्ति से लेकर भूमिहीन लोगों के पास बांट दिया जाएगा। इसको भूमि सुधार कार्यक्रम कहा गया। तो दो बातें, ज़मींदारी उन्मूलन प्लस भूमि सुधार कार्यक्रम। तीसरा, सरकार के सामने एक और मुद्दा था कि सरकार सड़क, एयरपोर्ट, बांध, ब्रिज ये सब बनाना चाहती है। तो ऐसे में सरकार को भूमि अर्जन करना था। जैसे ही सरकार ज़मींदारी और कानून लेकर आएगी, ज़मींदार कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि फंडामेंटल राइट का हमारी ये तो उल्लंघन है। तो ज़मीन पर रहने वाले लोग न्यायालय जाकर कहेंगे कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है। तो पहले ही दिन से संपत्ति के अधिकार को लेकर दुविधा और विवाद बना हुआ था। इसलिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार मतलब उसको जो है मूल अधिकार नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा जाता तो कोई भूमि सुधार हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए हमको आर्टिकल 31 को ख़त्म करना पड़ा। तो मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 31 क्यों दिया गया। संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग है जो उसे कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने की उत्पादकता में वृद्धि होती है इससे। फिर क्या है, औपनिवेशिक अनुभव के आधार पर ही संपत्ति के आधार पर भी संपत्ति के अधिकार को संरक्षण के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है ना, सरकार के विरुद्ध संरक्षण है। फिर क्या, निजी और उद्योगपतियों, निजी क्षेत्र उद्योगपतियों के लिए भी संपत्ति के अधिकार को योग्यता के अनुसार संसाधनों की प्राप्ति के हिसाब से देखा जाना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ विवाद भी हैं। जैसे विवाद क्या है कि संपत्ति के अधिकार को क्या है, मूल अधिकार और योग्यता के रूप में, और फिर विकास और समृद्धि के रूप में। संसाधनों का समतामूलक वितरण क्या है कि निदेशक तत्व, सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण। तो सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के उद्देश्य से प्रेरित होकर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया, भूमि सुधार कानून आया। आर्टिकल 13 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट को कम करता है, समाप्त करता है, तो उसे अवैध हो जाएगा। तो संसद ने संविधान में ही संशोधन किया गया। इसीलिए संसद द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया है, ठीक है ना। और नए प्रावधान इसमें जो है ऐड किए गए थे। संशोधन क्या किया गया, आप बेयर एक्ट से इसको जो है पढ़ लीजिएगा। तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, का, खा, गा, घा, अंगा लिखा हुआ है। हम आपको इसमें समझा देते हैं। देखिए आर्टिकल 31 के ए में कहा गया है,
राज्य को अधिकार होगा कि वह संपदा के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करे। यानी कि सरकार ने सरकारी रेट पर एक्वायर्ड ज़मीन का पैसा दे दिया। अब तो जो है बेला बनर्जीवाद में मामला पहुंचा कोर्ट। कहा कि बाजार दर पर क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। बेला बनर्जीवाद में तो क्या कहा गया, संपत्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति बाजार की दर पर होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर 31 के बी में क्या कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों की न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। IR कोहलेवाद 2007 में क्या कहा गया, 23 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये फैसला आया। जब इंदिरा गांधी का शासन आया 1967 के बाद, तो भारत में गरीबी बेरोजगारी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए नारा दिया, गरीबी हटाओ। यह नारा 1971 में प्रभावी रूप में दिया गया था। हालांकि 1967 से ही इंदिरा जी समाजवादी नीतियों से संबंधित कानूनों को लेकर आ रही थी। 1969 में इंदिरा सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी निजी बैंक भी अब सरकार के बैंक हो गए। अब हर जगह सरकार का दबदबा था। तो न्यायपालिका के पास मामला गया कि क्या यहाँ पर सरकारें कानून बनाकर लोगों के संपत्ति के अधिकार को कभी भी अपने पास रख सकती हैं, क्या यह सही है? क्या संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो 1967 में गोलकनाथ केस आया और आरसी कूपर केस में बैंकों के लिए आया हुआ था। इन सभी वादों में एक अजीब सी स्थिति बन गई कि गोलकनाथ में तो बोल दिया गया कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है, उसे कम नहीं किया जा सकता, और अब फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर न्यायालय ने एक तरफ न्यायालय क्या हुआ था, एक तरफ से हठधर्मी टाइप का हो चुका था कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट आप किसी का छीन नहीं सकते हैं। और इंदिरा गांधी सरकार की जिद थी कि नहीं, हमें अमीरों का पैसा लेकर गरीबों में बांटना होगा, तभी तो सामाजिक न्याय होगा। तो 1971 में फिर से संशोधन हुआ। तो सर आप 31 का गा उसमें पढ़ सकते हैं या सी पार्ट पढ़ सकते हैं कि सरकार का यह तर्क था कि निर्देशक तथ्यों में हमें यह निर्देश दिया गया कि सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को आप पूरा करें और संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है, हमें कार्य करने नहीं दे रहा है। इसलिए फिर क्या हुआ कि 25वें संशोधन में कहा गया कि निर्देशक तत्वों आर्टिकल 39 का बी और सी में जो निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को अगर इन्हें लागू करना है तो ऐसी स्थिति में 14 और 19 फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वह गलत नहीं माना जाएगा। ज़्यादा प्राथमिकता 39 बी और सी को दी गई। तो 25वां संविधान संशोधन आया 1971 में। आर्टिकल 31 का सी में क्या कहा गया कि आर्टिकल 39 का बी और सी में के प्रावधानों को लागू करने के लिए 14 और 19 यानी कि आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा सकता है। और आर्टिकल 39 का बी और सी के निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 14 और 19 के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। इसमें क्या है, 39 के बी में क्या है कि संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक है। 39 के सी में क्या है कि संसाधनों का समतामूलक वितरण करना चाहिए। इस तरह फंडामेंटल राइट वीक होता जा रहा था और 31 के ए एंड बी और सी डी में कुल मिलाकर संपत्ति के अधिकार का कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा था। इसलिए आगे चलकर जनता पार्टी सरकार ने वह निर्णय किया कि इसको खत्म ही कर दिया जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 31 और 19(1) का एफ को निश्चित कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार है। तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध भी कभी कभी लगाए जाते हैं। तो वह कौन सी सिचुएशन है कि मूल अधिकार कब लागू नहीं होगा, तो आप बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। आर्टिकल जो 33 है उसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा सशस्त्र बल, पुलिस बल, आसूचना एजेंसी के कर्मचारियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। इसी क्रम में संसद द्वारा सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 को निर्मित किया, ठीक है ना। एक सशस्त्र बलों के सदस्यों का रणनीति को डिस्क्लोज कर सकती है, सो नहीं सकती इस तरीके से। कई बार तो असमान परिस्थितियाँ होती हैं। जब आप 34 आर्टिकल पढ़ेंगे तो पुलिस या राज्य स्तर पर कई बार पुलिस के द्वारा कई स्थितियों में समाधान संभव नहीं हो पाता। नॉर्थ ईस्ट में विप्लव और जम्मू कश्मीर में आतंक जैसी घटनाएं देखी जाती रहती हैं। तो मार्शल लॉ सैन्य कानून जो है लागू कर सकता है, ऐसी जगहों या क्षेत्र की जिम्मेदारी सेना को
दे दी जाती है। तो सेना को प्रशिक्षित किया जाता है बाहर के दुश्मनों का सामना करने के लिए। तो सेना मतलब आक्रामक मानी जाती है। पुलिस की जिम्मेदारी नागरिकों या नियम कानूनों की व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। तो पुलिस अमूमन रक्षात्मक होती है, सेना अमूमन आक्रामक होती है। इसलिए सेना कहती है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में काम नहीं कर पाएंगे, तभी हम आतंक आदि पर काम मतलब आतंकवादी जैसी घटनाओं पर तभी काम कर पाएंगे। जब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे तो फिर कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो सेना को विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। जैसे एक कानून बनाया गया सशस्त्र बल विशेष संरक्षण एक्ट 1958 अफस्पा जिसको कहते हैं। ये के इसके कारण जो है क्या होता है कि जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर में इसको लागू किया जाता है तो वहाँ पे नागरिकों के फंडामेंटल राइट का भी हनन होता है। तो अफस्पा 1958 कहता है कि संसद कहीं भी अशांत क्षेत्र में इसको जो है लागू कर सकती है। तो अशांत मतलब कौन डिक्लेयर करेगा, राज्यपाल या केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है। जहाँ संघर्ष होता है और जो है या वह कानून लागू होता है। जैसे पूर्वोत्तर हो गया, नागा, पूर्वोत्तर में नागा आपने देखा होगा, और फिर मुस्लिम मिशमी, इन सब जो जनजातियाँ यहाँ पे जो रहती हैं जम्मू कश्मीर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। तो अफस्पा के धारा 4 में कहा गया है कि कानून की प्रक्रिया के मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है, संदेह के आधार पर मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। घर की तलाशी भी ली जा सकती है और जो है गोलीबारी भी की जा सकती है। तो अफस्पा का विरोध होता है। सेना निर्दोष की हत्या भी करती है, सेना पर मतलब संदेह के आधार पर करती है। पता लगा कि आतंकवादी है ही नहीं लेकिन तभी मार दिया तो जनता संतोष हो जाता, सरकार के प्रति अविश्वास भी पैदा होने लगता है। तो लेकिन पक्षधर कहते हैं अफस्पा बुराई तो है लेकिन देश के लिए अच्छा है। मतलब अफस्पा एक आवश्यक बुराई है देश की अखंडता एकता सुरक्षा के लिए। सेना के खिलाफ भी जांच की प्रक्रिया भी है यदि गलत एनकाउंटर होता है तो अफस्पा में बदलाव की बात की जा रही। जहां अफस्पा है वहां की पुलिस को भी मजबूत किया जाना चाहिए क्योंकि स्थानीय पुलिस का स्थानीय लोगों के साथ अच्छा संपर्क होता है और प्रभावी कार्य देखने को मिलता है। कोई विरोध नहीं होता। पुलिस मजबूत और आपवादिक परिस्थितियों में ही सेना लाई जाए तो बेहतर है। तो सेना को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि मानवीय संवेदनाओं का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो कई बार सर्कुलेट हो जाता है कि एक आतंकी को पानी पिलाया जाता है, जनता ने देखा कि यानी हमें सेना का मानवीय पक्ष लोगों के सामने भी रखना है ताकि सेना की आलोचना ना हो। तो अफस्पा की कई बार आलोचना भी देखने को मिलती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा देखा होगा आपने मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा गया और मानवाधिकार आयोग, ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में अगर हम सेना के मानवीय पक्ष लाएँ, पुलिस क्षमतावान विकास सौहार्द परिस्थितियाँ निर्मित करें जिससे दीर्घकालीन रूप में इन क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन बन पाए, तो ऐसा कार्य करना चाहिए। तो आर्टिकल 34 संसद विधि द्वारा सैन्य कानून को किसी क्षेत्र में लागू कर सकती है और उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी क्रम में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 बनाया गया। 58 बनाया गया। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि मूल अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु संसद को शक्ति दी गई है, न कि राज्य विधानमंडल को। तो ये हमारा ख़त्म हुआ 12 से 35। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे, नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। तो ये मैं आपको जो है कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रखती हूँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।